हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक्स। आई होप आप सबको लेक्चर नंबर 1 ज़रूर पसंद आया होगा। बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, काफ़ी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ मान के चलिए, इकोनॉमिक्स कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसे ही बहुत आसान तरीके से पूरा इकोनॉमी हम कंप्लीट करेंगे। कितने भी जैसे भी कोई भी टर्म्स आ जाता है, फिजिकल बजट क्या होता है, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इसके साथ साथ फिजिकल सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें हैं। जितने भी टर्म्स आएंगे आपको उसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसको सिर्फ विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था ये डिराइव कहाँ से हुआ है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स की पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी, पूरी डिटेल में पढ़ी थी। और जो जो वहाँ पर टर्म्स यूज हुए थे, जैसे हमारा स्कैर्स यूज हुआ था, रिसोर्स यूज हुआ था, कस्टमर यूज हुआ था, कंज्यूमर क्या होता है, कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या होता है, प्रोड्यूसर यूज हुआ था, प्रोड्यूसर और सेलर में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पूरा हिस्ट्री पढ़ा था, इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके फादर कौन थे? इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आई होप आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक्स पार्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। और अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमिक्स तो हो गया हमारा, लेकिन हमारे एग्जाम में जो है सिलेबस में वो क्या है, हमें पूरा पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए बात करते हैं अब हम इकोनॉमी की। देखिए इकोनॉमी है क्या बेसिकली, अगर देखा जाए इकोनॉमी की एक डेफिनेशन अगर मैं आपको लिखूं तो इकोनॉमी की डेफिनेशन होती है द टर्म इकोनॉमी मीन्स, घबराइएगा मत, जो भी लिख रहा हूं अभी मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। मीन्स द स्टेट ऑफ country or region oblique area in terms of consumption of goods and services and the supply of मनी। अब देखिए, अब आपके सामने जो लिख गया है आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। देखिए इसका मतलब कहने का क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको सिर्फ एक लाइन में बताएं तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी का मतलब है कुछ ऐसा एरिया या कोई ऐसा रीजन जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बस उसे ही हम बोलते हैं इकोनॉमी। कोई ऐसा रीजन या कोई ऐसा एरिया जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई ऐसा रीजन जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे ही हम बोलते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है किसी भी चीज़ को, मतलब कि अगर मान लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं तो एक तरह से ये समझिए कि पैसे कमाने के लिए जो भी चीज़ करी जाती है उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पैसे कमाने के लिए जो भी चीज़ करी जाती है उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी एक रीजन में जहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमी। बात समझ में आ गई आपको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? पैसे कमाने के लिए, कैपिटल कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए जो भी चीज़ें करी जाती हैं उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और एक पर्टिकुलर रीजन में या किसी एरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के 3 टाइप होते हैं। पहला कैपिटलिस्ट,
दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसका एक और नाम होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नाम होता है मार्केट इकोनॉमी। ये याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। मार्केट इकोनॉमी, और ये होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए इनमें दोनों में हमने जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं 3 टाइप, थोड़ा सा इनको समझिए, इनको तीनों में क्या डिफरेंस होता है। एक टेबुलर फॉर्म में हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कंपैरिजन करके, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसने इंट्रोड्यूस किया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सबसे पहले बात करी थी एडम स्मिथ ने। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया था? एडम स्मिथ। याद रखिएगा, कौन लेके आया था? एडम स्मिथ। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो ये भी कौन लेके आया था? ये भी लेके आए थे भाई साहब एडम स्मिथ, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ कैपिटलिज्म। ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। दूसरा आता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन लेके आया? तो ये लेके आए थे भाई साहब कार्ल मार्क्स। ज़रूर आपने इनका नाम सुना होगा, फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स। इन्होंने ही सोशलिस्ट इकोनॉमी को ये कॉन्सेप्ट दिया है। सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही इंट्रोड्यूस किया है किसने? कार्ल मार्क्स। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी को किसने इंट्रोड्यूस किया, ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया है, पता होना चाहिए आपको। कार्ल मार्क्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात किसने करी थी? एडम स्मिथ ने। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात किसने करी थी? एडम स्मिथ ने। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, ये क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट जो भी लोग होते हैं, जो प्राइवेट रन्स करते हैं, जो प्राइवेट एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन होती है। प्राइवेट लोगों के द्वारा या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब कि प्राइवेट लोग जो कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल है, वो अपना एक बिजनेस रन कर रहा है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। किस लिए करता है? सिर्फ और सिर्फ किस लिए करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। किस लिए करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये जो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस मतलब कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन चलाता है भैया? गवर्नमेंट, ठीक है। किसके द्वारा ऑपरेट करी जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। और किस लिए करी जाती है? ये करी जाती है कि आम जनता के लिए या लोगों के लिए, लोगों की देखभाल के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए, एक तरह से सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर के लिए ये किस लिए किया जाता है? ये प्राइवेट पीपल द्वारा रन करी जाती है। और क्यों करी जाती है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, सोशल वेलफेयर के लिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट का जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। और ये सीधी सी बात है, सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट के द्वारा रन करी जा रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, मतलब कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। तीसरे नंबर पे आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब कि प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। तो एक तरह से बोला जाए तो प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है यहाँ पर, और इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखा जाता है प्रॉफिट को, यहाँ पर सोशल वेलफेयर को। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है और सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब कहने का ये है कि प्रॉफिट को ध्यान में रखकर सोशल वेलफेयर को कंसीडर किया जाता है। प्रॉफिट भी होता है यहाँ पर, मतलब प्रॉफिट को ध्यान में रखकर सोशल वेलफेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल वेलफेयर ही किया जाता है, प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं। जी नहीं, प्रॉफिट को ध्यान में रखकर सोशल वेलफेयर किया जाता है। मतलब यहाँ प्रॉफिट भी देखा जाता है, सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है। किसके द्वारा रन करा जाता है? ये प्राइवेट लोगों के द्वारा प्लस गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और सीधी सी बात है, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है।
गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मतलब कि हस्तक्षेप होता है। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई। फिर से एक बार समझ लीजिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट लोगों के द्वारा रन करी जाती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट के द्वारा, मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों लोगों के द्वारा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मकसद क्या है? प्राइवेट लोग रन करते हैं, मतलब क्या है? मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसका क्या मतलब है? वो करी जाती है सोशल वेलफेयर के लिए। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है, सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है, रन करी जा रही, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट करी जा रही है, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट का वहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है यहाँ पर भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। अगर हम समझते हैं किस किस कंट्री में आपकी कौन कौन सी इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है आपकी यूएसए में, और आपकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपका यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ सब जगह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप जाइए अपना काम बेधड़क शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस बेधड़क शुरू कर सकते हैं और जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अब बात आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ पर होती है, कहाँ पर है, कौन सी कंट्री इसको फॉलो करती है? तो वो है आपका रशिया और चाइना। मतलब कि अब यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा रन हो रही, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। आपको मालूम होगा, अगर आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कुछ टाइम पहले, आपने अगर नाम सुना है, चाइना के रिचेस्ट पर्सन थे और एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन रहे थे, जैक मा का, अली बाबा के फाउंडर हैं, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। इन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, इन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट को वो पसंद नहीं आया। फाइनली गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया? इंटरफेयर करना शुरू किया और धीरे धीरे इनका बिजनेस लगातार गिरता चला गया। और आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, बीच में ये 1-2 महीने के लिए गायब हो गए थे, इनका कुछ अता ही पता नहीं था कहाँ चले गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरे नंबर पे आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ है? हमारे देश में, यानी कि इंडिया में। यहाँ पर आपको पता है प्राइवेट बिजनेस भी हैं और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं, गवर्नमेंट की भी कंपनीज़ हैं, इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं। गवर्नमेंट की भी कंपनीज़ हैं और प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं। अब अगर इसकी पूरी आपको डेफिनेशन चाहिए तो मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector। मतलब कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है वो सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर द्वारा या प्राइवेट लोगों के द्वारा किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। किस लिए किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन in which the means of production are owned, controlled and operated by the government। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर प्रोडक्शन जो किया जाता है वो आपका कंट्रोल या फिर ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट उसको ओन करती है, मतलब सारा कुछ होता है गवर्नमेंट के द्वारा। और थर्ड नंबर पे आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। Mixed economy refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles for solving the central problem of economy। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में। Mixed economy refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles for सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। एक तरह से मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट को ध्यान में रखकर सोशल वेलफेयर किया जाता है, सोशल वेलफेयर को भी कंसीडर किया जाता है, प्रॉफिट को भी कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे बात आ रही है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सॉरी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, मैंने आपको, अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है उसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो मैंने वहाँ पर टर्म्स यूज़ किए थे, एक यूज़ किया था स्कैर्स और दूसरा यूज़ किया था रिसोर्सेज। तो अब देखिए,
स्कैर्स रिसोर्सेज या स्कैर्स ऑफ रिसोर्सेज या स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी जो होती है उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, या उसी का हम बोल सकते हैं दिस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज द इम्पैक्ट ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी का ही इम्पैक्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती हैं? 3 तरह की होती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? आप स्टार्ट तो करेंगे, आप उससे पहले कुछ सोचेंगे ना कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है, मुझे कैसे बनाना है, मुझे किसके लिए बनाना है। कोई भी आप प्रोडक्ट मान लीजिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं। अब आप डिसाइड करेंगे ना, सोचेंगे ना कि मुझे कैसे अपने कोर्स बनाने हैं, कैसे मतलब अपना प्रोडक्ट बनाना है, कैसे मुझे अपनी बुक्स बनानी है, आप सोचेंगे ना उसको। इसके साथ साथ आप ये भी सोचेंगे कि किसके लिए बनाना है हमें। मतलब सपोज आप अपने कस्टमर को भी ध्यान में रखेंगे कि मुझे किस पर्टिकुलर सेक्टर्स को टारगेट करना है। मतलब कि 11-12 के लिए मुझे अपना कोचिंग खोलना है, या फिर बैंकिंग के लिए कोचिंग खोलना है, बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, या फिर एसएससी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए खोलना है, या फिर रेलवे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको अपना कोचिंग सेंटर खोलना है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा। सपोज आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, वैसे बताऊंगा बस। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। नंबर 3, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान लीजिए सपोज कोई भी एक कंपनी है, वो अगर प्रोडक्ट बना रही है, जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन की कंपनी है, तो उसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, मतलब किस सेक्टर को टारगेट करना है। जैसे आपको मालूम होगा बीच में सेल्फी कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब बेसिकली उन्होंने यूथ को एक तरह से पूरा टारगेट किया था। तो ऐसे ही कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या मान लीजिए कोई आपको एक कंपनी खोलनी है, कोई एक बिजनेस खोलना है, आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे आप करेंगे? तो आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे ना मुझे क्या बनाना है, और उसके बाद आप सोचेंगे मुझे कैसे बनाना है, और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि मेरा कस्टमर कौन होगा, मुझे उसके लिए कैसे क्या करना है, किसके लिए मुझे बनाना है। ये 3 चीज़ें। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टर्म निकल के आता है, वो होता है प्रोडक्शन फैक्टर्स। प्रोडक्शन फैक्टर्स मतलब कि आप अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए आप एक बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आप कहाँ पे खोलेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट? हवा में तो खोलेंगे नहीं। आपको क्या चाहिए? लैंड, यानी कि ज़मीन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए। और आप उसके बदले में लैंड जो आप लेंगे, या तो आप परचेज करेंगे या फिर आप रेंट पे लेंगे। नंबर 2, आपको क्या चाहिए? भाई आपको टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए, इसके अलावा ऑफिस बॉय चाहिए जो आपके ऑफिस के काम करें, इसके अलावा और भी लोग चाहिए जो आपके काम में, आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकें। कोई कंटेंट राइटर होता है, कोई आपका टाइपिंग वाला होता है। तो ये सब सारे लोग किस में काउंट होते हैं, किस में आते हैं? इनको हम बोलते हैं लेबर। अब सीधी सी बात है, आप लेबर को क्या देते हैं? लैंड जैसे आप लेते हैं, लैंड आप लेते हैं, रेंट पे लेते हैं। लेबर को आप क्या देंगे? लेबर को आप देते हैं वेजेस। वेजेस मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं भत्ता। टीचर्स होते हैं, टीचर्स को आप क्या देते हैं? सैलरी देंगे ना, ऑब्वियस है, आप उनको सैलरी देंगे। ऐसे ही नंबर 3 हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब कि भैया आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, आपने ज़मीन ले ली, आपके पास टीचर्स आ गए, आप उनको सैलरी कहाँ से दोगे? कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब पैसा, आपको पैसा चाहिए। जब पैसा होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और 4th नंबर पे होता है जो बिजनेस चालू कर रहा है, जिसका वो बिजनेस है ओनर। तो ये जब सारी चीज़ें हट जाती हैं तो ओनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। मतलब कि एक तरह से सारे एक्सपेंस हटाने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है? ओनर को। तो बेसिकली बात करी जाए, आप अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक 4 चीज़ें चाहिए ही चाहिए।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, आपको जगह चाहिए ही चाहिए। लेबर, आपको लोग चाहिए ही चाहिए काम करवाने के लिए। नंबर 3 कैपिटल, आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। कोई भी चीज़ आप मशीनरी खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। और नंबर 4 ओनर, जो उसका मालिक है, जो सारी चीज़ें मैनेज करेगा या बाद में उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो उसके पास जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन फैक्टर की बात हो गई। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस, सिंपल सा मतलब है क्या बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बनाना है। आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको पता होना चाहिए क्या बनाना है। नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। अब कैसे बनाना है, अब क्या चाहिए आपको? आपको लेबर चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको उनकी हेल्प चाहिए। आप मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हैं, कोई बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए सिंपल आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप लैपटॉप का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? आपको उसके लिए कैपिटल चाहिए, आपको उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए बनाने के लिए, आपको उसके लिए लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए जो वो सारे प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके बना सके, असेंबल करके बना सके। तो आपको कैसे बनाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में, यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स और आते हैं। इसको क्या मतलब कि बेसिकली 2 टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करी जाती हैं। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन कौन सी होती हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और उसके बाद आता है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है? अगर आपका लेबर ज़्यादा है आपके कैपिटल से या आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी आपकी मशीनरी हैं, तो उसे हम बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर अगर आपका ज़्यादा है कैपिटल से, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपकी मशीनरी हैं, तो वो हो जाएगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होता है, मतलब कि आपके पास इक्विपमेंट्स ज़्यादा हैं लेकिन लेबर उतने नहीं हैं। और जहाँ पर आपके इक्विपमेंट्स कम है, लेबर ज़्यादा है, वो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होता है वहाँ होती है वो क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और थर्ड नंबर पे आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर क्या है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ये 3 बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। कौन कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। नंबर 3 फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। यहाँ तक आपको पिक्चर समझ में आ गई है? एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ आपको। तो चलिए पीछे चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा इकोनॉमी जो होती है वो 3 टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन करी जाती है प्राइवेट लोगों के द्वारा, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो रन किया जाता है प्राइवेट लोगों के द्वारा। किस लिए? उनके प्रॉफिट अर्न करने के लिए। वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। यूएसए, यूके, फ्रांस, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसे मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। और इसकी ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे एडम स्मिथ। नंबर 2 हमने बात करी सोशलिस्ट इकोनॉमी की, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कार्ल मार्क्स ने। ये क्या होता है? यहाँ पर जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है सब कुछ ओन्ड, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा सारी चीज़ें ऑपरेट करी जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? सोशल वेलफेयर के लिए। और यहाँ पर सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। नंबर 3 नंबर पे आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको कौन लेकर आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया? एडम स्मिथ ने। यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही रहते हैं, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी ऑपरेट करता है, गवर्नमेंट भी ऑपरेट करती है। और यहाँ पर प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है। दोनों ही चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पर होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पर है? हमारे देश में। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ है? रशिया और चाइना में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ है? यूएसए, यूके, फ्रांस या जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इसके बाद ये मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बता दी। इसके बाद आया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अगर आपसे कोई पूछ ले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती क्या, किस वजह से है, तो सीधी सी बात है, जो रिसोर्सेज की जो कमी है उसका ही इम्पैक्ट है, या उसका ही एक तरह से बोल सकते हैं प्रभाव है। दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस, अरे ये प्रॉब्लम ही तो है, आपको क्या बनाना आपको पता ही नहीं, आप कैसे अपना बिजनेस रन करोगे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना आपको पता ही नहीं है, तो आप बिजनेस कैसे रन करोगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है आपको पता ही नहीं है, तो आप अपना बिजनेस कैसे रन करोगे। तो मेजर ये सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए 3 सेक्टर होते हैं, बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई आपको सेक्टर दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछेगा बताइए कौन सा सेक्टर है ये। तो कौन कौन से सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर, नंबर 3 टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ऑयल एंड गैस। प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जो कि डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू ही, जैसे मान लीजिए सपोज आपका एग्रीकल्चर है, क्या है, लकड़ी है या वाटर है या मिनरल्स जिसे हम बोल सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का ही आउटपुट, मतलब कि डायरेक्ट हमें आउटपुट मिल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, ये होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर। और इंडियन इकोनॉमी की बात करी जाए तो इंडियन इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का है एग्रीकल्चर। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हमें डायरेक्ट आउटपुट मिलता है, आउटपुट इन द सेंस रिजल्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हम प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड करता है किस पर, सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पर। सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर। मान लीजिए आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी है, मान लीजिए सपोज आपको पेपर की फैक्ट्री बनानी है सपोज, या मान लीजिए आपको रबड़ की फैक्ट्री बनानी है, टायर की फैक्ट्री बनानी है। तो अब ये सारे प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, पेपर किससे बनता है, आपको पता है लकड़ी से बनता है, वुड से बनता है। तो वो वुड क्या है, किस में आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा। तो वो प्राइमरी सेक्टर से ही हमें जब आउटपुट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब यहाँ पर देख लीजिए जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होते हैं, वेयर फिजिकल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, वो सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स जहां पर फिजिकल गुड्स बनते हैं और जो डिपेंड होते हैं प्राइमरी सेक्टर्स पर। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स इंटेंजिबल गुड्स लाइक सर्विसेज। इंटेंजिबल गुड्स का मतलब क्या, इंटेंजिबल गुड्स का मतलब है कि जो चीज़ें आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपका आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और आईटी सेक्टर। ये किसके पार्ट हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आईटी सेक्टर, ये आपके किसके पार्ट हैं, ये आपके पार्ट हैं टर्शियरी सेक्टर के। ये एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईटी सेक्टर किस इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर है। अब आप ये मत करिएगा कि प्राइमरी सेक्टर है, गलत हो जाएगा। आईटी सेक्टर एक टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। तो ये थे, हमने बात करी थी सेक्टर्स की, कौन कौन से प्राइमरी सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। बस आप ये समझ लीजिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर्स जो डिपेंड करते हैं प्राइमरी सेक्टर पर। कोई भी आप चीज़ बनाएंगे, फिजिकल गुड्स कुछ भी बनाएंगे, मान लीजिए आप सपोज जैसे मैंने उसका आपको एग्जांपल दिया पेपर का, आप मान लीजिए टायर बनाएंगे, रबड़ का यूज़ करेंगे। रबड़ कहाँ से आता है, वो भी तो पेड़ से ही तो निकलता है। तो एक तरह से आप किस पर डिपेंड है, आप डिपेंड है प्राइमरी सेक्टर पर। जब आप प्राइमरी सेक्टर पर जो भी हमारी इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स होती हैं वो डिपेंड होती हैं प्राइमरी सेक्टर पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। मतलब कि जहाँ पर भी फिजिकल गुड्स, फिजिकल मतलब कि यार सामान जिसे आप छू सको, वो सारी चीज़ें जहाँ बनेंगी उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और थर्ड मैंने आपको बताया टर्शरी सेक्टर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। किसी भी चीज़ में, किसी भी टर्म्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये पूरा हमारा जो इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमी का आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर लेकर आएंगे, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ये दो जो वीडियोस हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के, लेक्चर 1 लेक्चर 2 पूरा इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। और अगर देखा जाए तो इन दो वीडियोस से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं।
तो ज़रूर आप पढ़िएगा और अपने नोट्स बना के चलिएगा। आगे फिर हम आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे उसके बाद हम बीच बीच में आपसे एमसीक्यूज़ भी आपको हम करवाते जाएंगे। और इसके साथ साथ जब हमारा पूरा ये कंप्लीट होगा इकोनॉमी, तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और बीच बीच में मैं कभी भी एमसीक्यूज़ करा सकता हूँ। हो सकता है मैं कल ही आपको एमसीक्यूज़ करा दूँ, या हो सकता है आगे 1-2 चैप्टर्स और कराऊँ उसके बाद एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ में बीच बीच में लेके आता रहूँगा, या फिर हो सकता है मैं आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद कराऊँ। बस आप अभी सिर्फ अपने नोट्स बनाते चलिए, आराम से एकदम पढ़ते चलिए। मैं आपका पूरा इकोनॉमी एकदम सिंपल वे में कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। So thank you very much and thank you for watching.